बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 55। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर और स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़, ये 4 तरीक़ों से हम ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला जो है तो वो सर्जरी है, दूसरा तरीक़ा है कीमोथेरापी, और तीसरा है रेडियोथेरापी, और लास्ट वन इज़ हार्मोनल थेरापी। तो ये 4 तरीक़े, ठीक। अब सर्जरी हमारे पास 2 टाइप की सर्जरी ब्रेस्ट के लिए कराया जाता है। एक है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, और दूसरा है मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी सिंपल है दोनों। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, इसके नाम से पता चलता है कि इसमें ब्रेस्ट कंजर्व होते हैं, ब्रेस्ट की नॉर्मल शेप होती है, ब्रेस्ट को हम टोटली रिमूव नहीं करते। अगर टोटली ब्रेस्ट को रिमूव किया जाए तो इसको कहते हैं मेस्टेक्टोमी। अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, इसमें हम क्या, इसका दूसरा नाम है लम्पेक्टोमी। इसमें सिर्फ लेट सपोज दिस इज़ ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में यहाँ पे क्या है, ट्यूमर है। अगर सिर्फ इस लम्प को हम रिमूव करें तो इसको लम्पेक्टोमी भी कह सकते हैं या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। सिर्फ इस लम्प को अगर हम रिमूव करें तो इसको क्या कहते हैं, लम्पेक्टोमी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, लम्पेक्टोमी। और इसमें हम क्या कर देते हैं, एंटायर ब्रेस्ट टिश्यूज आर रिमूव, एंटायर ब्रेस्ट टिश्यू आर रिमूव। अच्छा, दोनों की ओवरऑल सर्वाइवल जो और ओवरऑल सर्वाइवल दोनों की सेम है। द ओवरऑल सर्वाइवल इज सेम। इसका मतलब है कि दोनों अच्छे हैं। अब इसकी जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है, इसकी रिकरेंस रेट जो है वो 3 to 4% है, और इसकी लेस देन 1%। तो रिकरेंस की वजह से मेस्टेक्टोमी पर बेस्ट है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में इसके बाद अगर ब्रेस्ट लम्पेक्टोमी करे तो मैंडेटरी है कि इसके बाद रेडियोथेरापी हम ज़रूर करेंगे। तो रेडियोथेरापी इज़ मैंडेटरी बिफोर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। अब ये क्यों करते हैं, ये हम लम्प ने रिमूव किया है, बाकी जो कैंसरस सेल बाकी है तो इसको किल करने के लिए हम रेडियोथेरापी करेंगे। तो रेडियोथेरापी इज़ मैंडेटरी। Radiotherapy is mandatory after surgery, ठीक है। अब ब्रेस्ट की 4 क्वाड्रेंट है, अपर आउटर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट, लोअर अपर इनर क्वाड्रेंट।
ये अपर इनर क्वाड्रेंट को हम कह सकते हैं नो मैन लैंड्स। इसमें ब्रेस्ट टिश्यूज कम है, एरिया इसकी कम है, इसमें इनकोप्लास्टी भी आसानी से नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं नो मैन्स लैंड, मतलब टिश्यूज कम है तो नो मैन्स लैंड इसे कहते हैं। इसकी जहाँ पे कोई अगर पॉपुलेशन कम हो तो नो मैन्स लैंड इस लैंड पे, तो इसलिए इसको नो मैन लैंड कहते हैं। इसकी जो ब्रेस्ट टिश्यू इसमें कम है। अब देखो ये या तो अगर हम इस लंपेक्टोमी करें तो इसके एक तरीका ये है कि हम इसकी स्टिचिंग करें, एक तरीका अनकोप्लास्टी ऐसे कहते हैं अन को, जिसमें हम ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं, कैंसर अनको पर अनकालोजी पर कैंसर, और प्लास्टिक सर्जरी वो है जिसमें हम शेप को मेंटेन कर देते हैं। तो अब ये दो तरीक़ों से अनकोप्लास्टी हम करते हैं। यस, लेफ्ट इनर ईस्ट क्वाड्रेंट में कैंसर की चांसेस सबसे कम है, और डिफिकल्ट अनकोप्लास्टी भी यहाँ पे है, तो सबसे कम चांसेस अपर इनर क्वाड्रेंट में है। अच्छा, यहाँ अनकोप्लास्टी अनकोप्लास्टी का मतलब है जिसमें हम ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं और दोबारा इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो एक है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट अगर 10 to 15% ब्रेस्ट टिश्यू अगर रिमूव किया जाए, ब्रेस्ट टिश्यूज आर रिसेक्टेड, तो फिर इसके लिए इसको कहते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। इसकी 15% से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। इसके लिए कोई किसी और जगह से हम टिश्यूज लेते हैं और यहाँ पे वो डिफेक्ट को कवर कर देते हैं। ब्रेस्ट टिश्यूज ग्रेटर देन 15% ब्रेस्ट टिश्यूज वॉल्यूम रिसेक्टेड, तो फिर वो हम रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ से, प्लेप याद रखें, प्लेप क्या है, ये प्लास्टिक सर्जरी में कराता है। द डिटैचमेंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम द ओरिजिनल साइट एंड मूव टू कवर द डिफेक्ट, मतलब ब्रेस्ट से तो हमने टिश्यू रिमूव किया है, बैक से हमने वो टिश्यू पेटी टिश्यू या हमने ले लिया और यहाँ ब्रेस्ट में पुट किया, इसको कहते हैं प्लेप। द डिटैचमेंट of tissues from its original site and move to cover the defect। 15% से अगर कम टिश्यूज़ को हम रिमूव करें ब्रेस्ट टिश्यू तो फिर डिस्प्लेसमेंट, वैसे हम इसको स्टिच कर देते हैं, ठीक। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट तब करेंगे जब 15% से ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यूज़ को रिमूव किया जाए, ठीक है। अब डिफिकल्ट को नो मैन लैंड में अनकोप्लास्टी करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू कैरी आउट अनकोप्लास्टी एंड द नो मैन लैंड या अपर इनर क्वाड्रेंट। अच्छा, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी मेस्टेक्टोमी में तो हम एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं और ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में सिर्फ हम लंप रिमूव कर देते हैं। तो पहले प्रायोरिटी हो तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होगी, लेकिन ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कुछ कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड है। तो कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी क्या है, कंट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट
कंजर्वेशन सर्जरी। एक इसके बाद तो हम रेडियोथेरापी ज़रूर करेंगे। तो या तो रेडियोथेरापी कंट्रा इंडिकेटेड होगी, हाँ कंट्रा इंडिकेटेड रेडियोथेरापी है, और या होगी टेक्निकल कंट्रा इंडिकेटेड, टेक्निकल कंट्रा इंडिकेशन। टेक्निकल कंट्रा इंडिकेशन क्या होगी? अब अगर ये हमने पढ़ा था कि एक मल्टीपोकल है, एक मल्टीसेंट्रिक है, ये ब्रेस्ट अगर एस्क्वाड्रंट में भी ट्यूमर है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं। टोटल एंटायर लंप को मेस्टेक्टोमी करेंगे। तो मल्टी सेंट्रिक में हम ये नहीं कर सकते। मल्टी सेंट्रिक, अब अगर मतलब इतना लार्ज ट्यूमर है, लार्ज ट्यूमर टू ब्रेस्ट रेशो, तो फिर भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम नहीं कर सकते। तो लार्ज ट्यूमर टू ब्रेस्ट रेशो, लार्ज ट्यूमर है तो फिर भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं कर सकते, फिर मेस्टेक्टोमी करेंगे। अच्छा, रेडियोथेरापी में मोस्टली जो कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर है वो रेडियोथेरापी के लिए टॉक्सिक है। रेडियोटॉक्सिसिटी इसमें ज़्यादातर उसके रेडियोथेरापी की वजह से टॉक्सिसिटी ज़्यादातर होती है। तो कौन सी है? एक्टिव SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, ये किस चीज़ की वजह से कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो है, तो रेडियोथेरापी के लिए उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। और प्रियर एक्सपोजर टू चेस्ट वॉल रेडिएशन। सिंपल है, इन कंडीशन में हम जो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं कर सकते। फिर हम प्रेफर करेंगे मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी जो है तो इसमें हम रिमूव कर देते हैं होल ब्रेस्ट। अच्छा, मेस्टेक्टोमी फर्स्ट जो सर्जरी है वो रेडिकल मेस्टेक्टोमी फर्स्ट इज वाज परफॉर्म बाय हॉलस्टेड। तो इसको हॉलस्टेड मेस्टेक्टोमी भी कह सकते हैं, हॉलस्टेड मेस्टेक्टोमी। अब ये रेडिकल मेस्टेक्टोमी में क्या क्या रिमूव कर देते हैं? तो देखो, एक तो हम रिमूव करते हैं इसमें ब्रेस्ट टिश्यूज, इसके साथ साथ नेपल और एरियोला हम रिमूव कर देते हैं। तो नेपल एंड नेपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नेपल एरियोला कॉम्प्लेक्स। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ फिर इसके बाद क्या है? पेक्टोरल पेशिया। ये डायग्राम पेक्टोरल मेजर, फिर पेक्टोरल पेशिया, फिर ब्रेस्ट टिश्यू, निपल है, उसके साथ एरियोला है। अब इसके बाद हम रिमूव कर देते हैं पेक्टोरल फीशिया। इसके बाद हम क्या रिमूव कर देते हैं? अच्छा, इसके बाद हम रिमूव कर देते हैं पेक्टोरल मेजर एंड माइनर मसल्स। और इसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव कर देते हैं। ज़्यादातर 90% जो एक्सिलरी लिम्फ नोड में ये कैंसर जाते हैं। तो लेवल 1, 2 एंड 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड।
इसको कहते हैं रेडिकल मेस्टेक्टोमी। अच्छा, दूसरा जो है, इसमें कोई क्वेश्चन है? ये तो सिंपल। दूसरा है मोडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। फिर इसमें रेडिकल मेस्टेक्टोमी कुछ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए, इसको कहते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। उसने इस तरह किया कि अगर पेक्टोरल्स मेजर मसल को हम रिमूव करें या न करें रिजल्ट सेम होता है, तो इसमें हम पेक्टोरल मेजर मसल को रिमूव नहीं करते। तो इसमें क्या क्या रिमूव कर देते हैं? अब इसके लिए जो इंसिजन कर देते हैं, ये भी याद रखें, इंसिजन फॉर दिस इज द फर्स्ट इंसिजन इज स्टीवर्ट elliptical incision इसमें जो रिमूव कर देते हैं तो ब्रेस्ट टिश्यू प्लस निपल इरियोलर कॉम्प्लेक्स, इसके बाद पेक्टोरल पीशिया लेवल 1, 2 and 3 auxiliary lymph node। और 4 नंबर पेक्टोरल मेजर मसल को हम रिमूव नहीं करते, तो पेक्टोरल माइनर मसल रिमूव करते हैं या नहीं, तो वो डिस्कस करते हैं। पेक्टोरल माइनर इसमें लिख ले प्लस माइनस, और 5th नंबर लिख ले पेक्टोरल मेजर इज नॉट रिमूव्ड। ये पेक्टोरलिस माइनर जो है, तो फिर इनके लिए 3 तरीके हैं, अचेन क्लास सर्जरी और स्केनलन, ये स्केनलन, और तीसरा जो है पेटी। अब अचेन क्लास में हम ये पेक्टोरलिस माइनर को रिट्रैक्ट कर देते हैं। रिट्रैक्ट का मतलब है टू पुल इन इनवर्ड डायरेक्शन, और लिम्फ नोड को रिमूव कर देते हैं। तो अचेन क्लास में क्या कर देते हैं? पेक्टोरल माइनस मसल इज रिट्रैक्टेड, सिंपल। इस स्केनलन में क्या करते हैं? कट, और इसमें रिमूव। 3 तरीके हैं। मॉडिफाइड में हम पेक्टोरल मेजर मसल को रिमूव नहीं करते। माइनर के लिए फिर 3 सर्जरी है, अचेन क्लास, स्केनलन और पेटी। अचेन क्लास में सिर्फ पेक्टोरल माइनर मसल को रिट्रैक्ट कर देते हैं, स्केनलन में वो कट कर देते हैं और फिर हम लिम्फ नोड को रिमूव कर देते हैं, और पेटी में हम पेक्टोरल मेजर माइनर मसल को रिमूव करते हैं और फिर लिम्फ नोड रिमूव करते हैं। रेडिकल में दोनों रिमूव करते हैं, पेक्टोरल मेजर एंड माइनर मसल। मतलब राइट साइड क्यों? अगर एक साइड में कैंसर है तो एक साइड की रिमूव कर देंगे, दोनों में है तो फिर दोनों। राइट ब्रेस्ट में अगर कैंसर है तो फिर राइट ब्रेस्ट वाले। अच्छा, तीसरा टाइप जो सर्जरी है उसका नाम है सिंपल मेस्टेक्टोमी। सिंपल मेस्टेक्टोमी तो सिंपल है, इसमें हम रिमूव कर देते हैं क्या? ब्रेस्ट टिश्यूज प्लस नेपल इरियोलर कॉम्प्लेक्स और इसके साथ पेक्टोरल पीशिया, सिंपल। अब ये मोस्ट कॉमनली डन फॉर विच ट्यूमर? मोस्ट कॉमनली डन फॉर फाइलाइड ट्यूमर,
इसका दूसरा नाम है, ट्रेडिशनल नाम इसकी है सिस्टो सार्कोमा फाइलाइड्स। अब इसकी इसलिए इसमें हम लिम्फ नोड रिमूव नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये जो पाइलाइड्स ट्यूमर है इसकी खसूसियत यह है कि ये तो 75% बिनाइन होता है, कैन बी मेलिग्नेंट, और बॉर्डर लाइन भी हो सकता है, तो 15% चांसेस मेलिग्नेंट, तो रिस्क तो है। तो हम तो ये ट्यूमर रिमूव करेंगे। इसके ये ट्यूमर जो है इसमें नो एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है तो सिंपली हम ब्रेस्ट टिश्यूज और पेक्टोरल पेशिया को रिमूव करेंगे। लिम्फ नोड अगर हम रिमूव करते हैं तो फिर रेडिकल मिस्टेक्टोमी। इस जो दिसंबर 2025 में जो एनआरई एग्जाम हुआ है तो इसमें 165 नंबर एमसीक्यूज दे के 165 सर्जरी पोर्शन में जो एमसीक्यूज शेयर किया है यंग डॉक्टर ग्रुप में, तो इसमें ये एमसीक्यूज है 165 के पाइलाइड ट्यूमर क्या है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो है तो वो 4th नंबर टाइलेट mastectomy. Tilate mastectomy is same as simple mastectomy. Is simple mastectomy. सिंपल मेस्टेक्टोमी ये हम पीलियड क्यों, देखो एक होते हैं एडजुवेंट, एक होते हैं न्यू एडजुवेंट, एक होते हैं पीलियटो। जब भी हम कीमोथेरापी करते हैं और वो बिफोर द सर्जरी तो वो ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए करते हैं, तो इसको कहते हैं न्यू एडजुवेंट थेरापी। एडजुवेंट वो है जो हम सर्जरी के साथ करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी और टिश्यू को कर, और पीलियटिव वो है जो हम स्प्रेड को कंट्रोल कर देते हैं। तो इसके बाद कभी कभार इस तरह होता है कि ब्रेस्ट से जो टिश्यूज़ में कैंसर होते हैं उससे बदबू आती है, उसमें अल्सर हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल द सिम्टम। तो कंट्रोल द सिम्टम के लिए जो सर्जरी कराया जा सकता है तो वो है टॉयलेट मेस्टेक्टोमी। तो इसमें लिख ले फेलिएटियो फॉर फंगेटिंग ब्रेस्ट। फंगेटिंग ब्रेस्ट का मतलब है जिसमें हम ओल्डर पेशेंट है या जिसमें हम सिंपल मेस्टेक्टोमी नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए वो रिमूव कर देते हैं, इसको कहते हैं टॉयलेट मेस्टेक्टोमी। कभी कभार इस तरह होते हैं कि सेम वर्ड्स इसमें तो ये है, वहाँ पे थोड़ा बहुत उसने एमसीक्यूज चेंज किया है कि 7 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और सिंपल नो एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तो फिर क्या होगी, पाइलाइड ट्यूमर। पाइलाइड ट्यूमर इज द कनेक्टिव, ये ब्रेस्ट टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू से ट्यूमर निकलते हैं, बिनाइन होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड में इन्वॉल्व ना हो तो फिर सिंपल मेस्टेक्टोमी इज बेस्ट। अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो फिर रेडिकल मेस्टेक्टोमी। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है तो वो इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि मेस्टेक्टोमी की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, और इससे ज़रूर एमसीक्यूज आएगी। तो कॉम्प्लिकेशन, अगर हम मेस्टेक्टोमी करते हैं तो पहला तो कॉम्प्लिकेशन ये है कि ब्लीडिंग होगी। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लीडिंग। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि हम इसमें इंजर कर सकते हैं इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। ये एनाटमी में भी एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, सर्जरी में भी।
अगर इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, और इसमें ये भी लिख ले कि मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड, मोस्ट कॉमन इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व सेंसेशन कर देते हैं, सेंसरी नर्व है एक्जिला को और इनर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, तो फिर सेंसेशन नहीं होगी एक्जिला में एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म में। अगर ये इसकी इंजरी हो जाए, नर्व इंजरी, दूसरा इसमें लिख ले नर्व इंजरी, इसमें फर्स्ट नंबर ये है। अगर ये हो जाए तो लॉस ऑफ सेंसेशन इन एक्जिला एंड इनर एस्पेक्ट आर्म। ठीक, दूसरा जो इसमें नर्व इंजर हो सकता है, मोस्ट कॉमनली इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व को हम कह सकते हैं नर्व्स ऑफ बेल या नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। अब ये सेरेटस एंटीरियर नर्व को सप्लाई कर देती है। ये स्केपुला है, अगर ये स्केपुला नीचे की तरफ जाए, ये हैंग हो जाए, तो इसको कहते हैं वेंगिंग स्केपुला। तो जब ये नर्व इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगी, वेंगिंग स्केपुला। अच्छा, तीसरा जो नर्व इंजर हो सकता है इसमें वो क्या है, थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल नर्व ये सप्लाई कर देती है लेटिस्मस डोर्साई मसल को, लेटिस्मस डोर्साई मसल को, तो वीकनेस ऑफ लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, लेटिस्मस डोर्साई। अच्छा, फोर्थ नंबर इसमें इंजर हो सकते हैं नर्व पेक्टोरल, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। अगर लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व इंजरी हो जाए तो पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल विल बी अफेक्टेड। पेक्टोरल मेजर and minor muscles will be affected. सिंपल है। अच्छा, फोर्थ इसमें प्लेप निक्रोसिस हो सकती है। थर्ड नंबर प्लेप निक्रोसिस। व्हाट इज प्लेप निक्रोसिस? प्लेप्स कैसे कहते हैं? डिटैचमेंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन साइड एंड टू मूव टू कवर द डिफेक्ट। ठीक है, मतलब हमने बैग से टिश्यूज़ को ले लिया और ब्रेस्ट में वो पुट किया है, तो इसको प्लेप कहते हैं। तो प्लेप टिश्यूज़ की निक्रोसिस हो सकती है। तीसरा फोर्थ नंबर ये सीरोमा और इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी पहले आया है कि सीरोमा क्या है। सीरोमा, और इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेस्टेक्टोमी इज सीरोमा। तो इसमें ये भी लिख ले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेस्टेक्टोमी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले तो हमने लिखा है कि मोस्ट कॉमन इज इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। नर्व की इंजरी में वो इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? सीरोमा। सीरोमा इज द
collection of fluid beneath the फ्लैप। ये फ्लैप टिश्यू जिस जगह पे हमने पुट किया है तो इसके नीचे अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो इसको कहते हैं सीरोमा, बीनीथ द फ्लैप। अब इसकी मैनेजमेंट सीरोमा की किस तरह करेंगे? तो इसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? एस्पिरेशन एंड डू प्रेशर ड्रेसिंग। और अच्छा, ये फ्लूइड को हम निकालेंगे और प्रेशर के साथ ये वापस ड्रेस करेंगे। स्टेप नंबर जो है वो है लिम्फ इडिनोमा। लिम्फ इडिनोमा क्या होते हैं? हमने लिम्फ नोड को रिमूव किया है। लिम्फ नोड का काम क्या है? लिम्फ्स की ड्रेनेज कहाँ पे होती है? लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड हमने रिमूव किया है तो लिम्फ की ड्रेनेज होगी, तो लिम्फ यहाँ पे होगी। लिम्फ की कलेक्शन को कम क्या कहते हैं? लिम्फ इडिनोमा, बिकॉज लिम्फ नोड रिमूव्ड। और यहाँ पे क्या होते हैं? ड्रेनेज ऑफ लिम्फ। सिंपल है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है मिस्टेक्टोमी की। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें लिख लिया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिम्फ इडिनोमा वो है स्टेवर्ट ट्रवी सिंड्रोम। वो क्या है? स्टेवर्ट ट्रवी सिंड्रोम। स्टेवर्ट ट्रवी सिंड्रोम की पिक्चर आप गूगल पे भी देख सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? आफ्टर 8 to 10 ईयर ऑफ द ब्रेस्ट सर्जरी या मिस्टेक्टोमी, तो हम लिम्फ नोड को रिमूव कर देते हैं। फिर लिम्फ इडिनोमा होगी तो वहाँ पे जो स्वेलिंग टिश्यूज है उसकी सेल की कैंसर होगी। अब उसकी सेल की जब कैंसर हो जाए तो वो एरिया कन्वर्ट होगी ब्लूइश एंड रेडिश। It will appear bluish and reddish, so the cancer is called angiosarcoma या lymphangiosarcoma, and that is known as Stewart-Travi syndrome. Simple है। After 8 to 10 year of mastectomy, lymph adenoma, the swelling tissues cell and the swelling tissue ये क्या होगी? टर्न कैंसरस, और the cancerous cell will appear bluish red nodules on upper limb। इसको कहते हैं एंजियोसार्कोमा, lymphangiosarcoma, and the whole, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेवर्ट-ट्रवी सिंड्रोम।
दूसरा जो है वो है पेंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। पेंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम ये तो बिल्कुल इजी है, सिंपल। पेंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम में इस तरह होते हैं कि मिस्टेक्टोमी हम क्या कर देते हैं, ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, फिर भी सेंसेशन होती है कि ब्रेस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो या कभी कभार इस एरिया में पेन होती है, टिंगलिंग होती है, और इसके साथ साथ सेंसेशन होती है कि अभी भी ब्रेस्ट मौजूद है। इसको कहते हैं पेंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। सिंपल है। तो इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट नंबर इसमें होती है पेंटम सेंसेशन। पेंटम सेंसेशन, व्हाट इज पेंटम सेंसेशन? सेंसेशन दैट द रिमूव ब्रेस्ट इज स्टिल प्रेजेंट। हमने रिमूव किया है लेकिन सेंसेशन होती है कि ब्रेस्ट अभी भी है। सेंसेशन, sensation that the remove breast is still present। अच्छा, एक होता है, दूसरा जो है वो है पेंटम पेन। पेंटम पेन, इसमें क्या होते हैं, पेन, itching, पेन, itching या tingling। व्हाट इज tingling? पश्तो में तो हम उसमें कहते हैं गनी गनी, और उर्दू में tingling, पेन एंड नीडल सेंसेशन इस तरह जो होती है, पेन एंड tingling। तो पेन, itching या tingling सेंसेशन in the area of missing breast। अच्छा, ये होता क्यों है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड स्टिल रिमेंबर दैट द ब्रेस्ट इज प्रेजेंट। पहले जो, अब हम मिस्टेक्टोमी किया है, तो ड्यूरिंग मिस्टेक्टोमी में हम कट कर देते हैं नर्व ऑफ ब्रेस्ट, बट ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड स्टिल रिमेंबर, बट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टिल रिमेंबर ब्रेस्ट। ठीक, तो दोनों कंडीशंस आसान है, स्टीवर्ट-रवी सिंड्रोम एंड पेंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। पेंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम में क्या होते हैं, ब्रेस्ट होता नहीं है और सेंसेशन होती है कि ब्रेस्ट है। अच्छा, व्हाट इज द, अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड में तो कैंसर जाती है या लिम्फ की ड्रेनेज फर्स्टली एक्सिलरी लिम्फ नोड में होती है, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट लिम्फ नोड टू विच कैंसरस सेल या लिम्फ नोड गो पास्ट? द फर्स्ट lymph node where lymph and cancerous cell go first। इसका नाम क्या है? सेंटिनल लिम्फ नोड। इसका नाम क्या है? सेंटिनल। तो बायोप्सी हम अगर लिम्फ नोड में हम कैंसर चेक करते हैं तो सेंटिनल लिम्फ नोड से बायोप्सी लेंगे। अगर सेंटिनल लिम्फ नोड में कैंसर नहीं है तो बाकी लिम्फ नोड में कैंसर नहीं होगी, तो इसको कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। तो ये था सर्जरी। दूसरा जो तरीका है वो है कीमोथेरापी। अच्छा, कीमोथेरापी में हम ड्रग्स देते हैं। तो ट्रेडिशनल जो रिजीम था, ट्रेडिशनल रिजीम, वो तो इस तरह याद कर सकते हैं, CAF एंड CMF। अच्छा,
CAF पर साइक्लोफॉस्फामाइड, C पर साइक्लोफॉस्फामाइड, A पर एड्रियामाइसिन और F पर पाइप फ्लोरोयूरासिल। ये कम्बिनेशन हम देते हैं। ये न्यू एडजुवेंट भी दे सकते हैं, पिलिएटिव भी, टू कंट्रोल द स्प्रेड पिलिएटिव। अब साइक्लोफॉस्फामाइड की साइड इफेक्ट क्या है? ये हमने पिछले जो लेक्चर थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एक कंपाउंड बनाता है, इसके मेटाबोलाइट, उसका नाम क्या है? इसकी साइड इफेक्ट है हेमरेजिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। अब ये किस चीज़ की वजह से होती है? तो द कंपाउंड नेम इज एक्रुलिन। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एक्रुलिन? मिसना। तो इसकी जो एंटीडोट है, एंटीडोट वो क्या है? मिसना। एड्रियामाइसिन की जो साइड इफेक्ट है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, CMP तो सिंपल है, इसमें सिर्फ M कीजिए। ये साइक्लोफॉस्फामाइड साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ हम ऐड कर देते हैं मेथोट्रेक्सेट और पाइफ्लोरोयूरासिल। अच्छा, उसकी अब नावडेज किस तरह इसकी रेज्यूम बनाते हैं? तो नावडेज इसके लिए सिंपल AC फॉलोड बाय T, और या EC एंड फॉलोड बाय T। AC पर इसमें हम क्या देते हैं? एड्रियामाइसिन, और C पर साइक्लोफॉस्फामाइड, और T पर टैक्सेन। टैक्सेन में हमारे पास कौन कौन सी है? डोसीटेक्सेल और पेक्लीटेक्सेल। अब इस तरह E पर इपिरोबिसिन और C पर साइक्लोफॉस्फामाइड, और फॉलोड बाय T और T पर टैक्सेन, और टैक्सेन में सेम डोसीटेक्सेल एंड पेक्लीटेक्सेल। अब अगर F HER2 positive, then we add what? Trastuzumab या Herceptin। ट्रास्टुमाब और इसका दूसरा नाम क्या है? हरसेप्टिन। अब इसमें जो न्यू ड्रग्स है, न्यू ड्रग वो है परटुजुमाब या परजिप्टा। तो ये था कीमोथेरापी इसकी। रेडियोथेरापी हम किस तरह करते हैं कि रेडिएशन को थ्रू हम वो सेल को किल कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में हार्मोनल थेरापी।
अच्छा, तो लास्ट 4 नंबर है हार्मोनल थेरापी। Hormonal therapy is only done for ER/PR positive, only used for ER/PR positive breast cancer। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसमें जो हम ड्रग देते हैं तो उसके लिए टारगेट साइट क्या है? ER/PR, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम इन ब्रेस्ट कैंसर में ये हार्मोनल थेरापी नहीं दे सकते। अब ये हम प्री मेनोपॉज के लिए किस तरह करेंगे? प्री मेनोपॉज के लिए सीरम का मतलब है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। सिंपली हम इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ड्रग देते हैं जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर। प्री मेनोपॉज में क्या होते हैं? मेनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन की लेवल को हम, ये कैंसर किस चीज़ की वजह से होती है? पहले जो हम इसकी काज एस्ट्रोजन की एक्सपोजर की वजह से। तो एस्ट्रोजन की रिसेप्टर ब्लॉक करे तो फिर ख़त्म होगी। तो इसमें जो ड्रग्स है वो है टेमोक्सिफिन की साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट हॉट प्लेसेस, सडन वार्म, हॉट प्लेसेस, ये करा सकता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लीजिया, ये करा सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉज। अब पोस्ट मेनोपॉज में तो द सोर्स फॉर एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी स्टॉप। द ओवरी सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, इसमें क्या होते हैं? ओवरी सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन स्टॉप, सिंपल। अब पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ द एंड्रोजन कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन। तो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ द पेट्स या पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ द पेट्स इनटू एस्ट्रोजन वो हम ब्लॉक करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं? ओनली पेरिफेरल कन्वर्जन टू एस्ट्रोजन। एंड्रोजन जो एस्ट्रोजन को कन्वर्ट होते हैं। अब एस्ट्रोजन को ये पेरिफेरल कन्वर्जन कौन कराता है? इसके लिए जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है एरोमाटेज। अब अगर हम एक ऐसे ड्रग बनाए जो एरोमाटेज एंजाइम को इनहिबिट करें तो फिर एस्ट्रोजन बनेगी नहीं। तो ऐसे कौन सी ड्रग है? तो एरोमाटेज इनहिबिटर कौन सी है? एरोमाटेज इनहिबिटर हमारे पास है अनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल और थर्ड नंबर है एक्जीमेस्टिन। और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। साइड इफ़ेक्ट इसकी है ओस्टियोपोरोसिस। इसमें कोई क्वेश्चन है?